नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, जहां एसडीएम सिटी मुरादाबाद के यहां पर नारे लगाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले किसानों का कहना है कि 3 महीने से 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक गन्ना मिल नहीं चल पाई है और एसडीएम सिटी और किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद कर दी गई है। और अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में शरारती तत्वों ने झूले और मौत के कुएं पर तोड़फोड़ की है और साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। आपको बताते चले कि गंगा तिगरी धाम के प्राचीन काल से कार्तिक पूर्णिमा पर ऐतिहासिक मेला लगाया जाता है और इस बार भी मेला लगा हुआ है और करीब 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु गंगा तिगरी धाम में अभी तक आ चुके हैं। हजारों बीघा में गंगा घाट मेला लगा हुआ है और देर रात शरारती तत्वों ने यहाँ पर मेला चल रहा था और इसी दौरान झूले पर ताबड़तोड़ यहाँ फायरिंग भी की है और इसके साथ ही झूले को तोड़ फोड़ की है और साथ ही मौत के कुएं की लाइटें भी तोड़ डाली हैं और साथ ही जो भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट की है और फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला ये है कि आवाज जो लोग हैं वो आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से सहयोग कम मिल रहा है, प्रशासन पूरा सहयोग नहीं दे रहा। हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी फैमिली आ रही है अपने बच्चों को लेकर आ रही है, सभी बच्चे अच्छी तरह से अपना आराम से शांतिपूर्वक आए, आराम से झूले, आराम से सारी चीज़ कार्य करें। हम किसी के साथ मतलब ये नहीं चाहते कि भाई किसी के भी कारण, हमारे मेले के कारण या किसी के साथ भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो। हम तो इसीलिए हमने चलता मेला बंद कर दिया। अच्छा, आज जो तोड़फोड़ की गई है ये आपके यहाँ मेला परिसर में, क्या पूरा मामला? सर इसमें अवैध लोग आगे अब हमने बंद कर दिया। उसमें ना तो ये कह सकते हैं भीड़ भड़ाके में आदमी बगैर उसके ऊपर चढ़ रहा है, बगैर टिकट के चढ़ रहा है, 500 का कोई पता नहीं। हमने ये भी दे रहे हैं कि भाई हम पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिजनौर की। आपको बताते चले कि बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है और पुलिस ने घेराबंदी करके शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि घर में अवैध शराब बनाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने एक को पकड़ लिया है। 40 लीटर अवैध शराब और 200 लीटर लहन बरामद किया है पुलिस ने। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके उपरांत आपको बताते चले कि शराब माफियाओं की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मामला थाना नगीना देहात के बबनपुरा इलाके का बताया जा रहा है। बिजनौर जनपद के नगीना देहात के बावन सराय गांव में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध शराब का निर्माण करते हुए निष्कर्षण करते हुए जलती हुई भट्टी के साथ में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजकुमार नामक व्यक्ति को उसके पास से तकरीबन 40 लीटर शराब एवं 250 लीटर लहन बरामद किया गया है। इसके साथ में अन्य कौन काम करने वाले हैं इसकी भी छानबीन पुलिस द्वारा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की। आपको बताते चले कि बुलंदशहर में किसान आवारा गौवंशों के जरिए फसलों की तबाही से खफा होकर आज भारी तादाद में आवारा गौवंशों को आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियों में लादकर बीजेपी विधायक विजेंद्र सिंह के आवास पर भारी संख्या में पहुंच गए हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि जनपद में जगह जगह गौशालाएं बनाए जाने के बावजूद गौवंश आवारा घूमते रहते हैं और किसानों की फसलों में तबाही मचाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह घर पर नहीं थे तो गुस्साए किसान गौवंशों को खुर्जा तहसील में लेकर पहुंच गए। वहीं किसानों का आरोप लगाते हुए कहना है कि आवारा गौवंशों की वजह से किसानों की फसल तबाह हो रही है और स्थानीय प्रशासन और भाजपा विधायक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौवंश से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। योगी जी ने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई हैं और उनके जो विधायक जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनमें वो कोई गौर नहीं कर पा रहे हैं। आज क्षेत्र के किसानों ने कल से ये इकट्ठी की हैं गऊ और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड करके कई किसानों के घायल भी हो गए हैं, चोट भी आई है। माननीय क्षेत्रीय विधायक खुर्जा
विजेंद्र खटीक जी के यहाँ लेकर के पहुँचे। उनको हमने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप सरकार के विधायक हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप इन गायों को अपने पास रखें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंदौली की। आपको बताते चले कि चंदौली में इलिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक ने टेम्पो में सवार सवारियों से भरी एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी है और सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सैयद रजा की तरफ से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने एक टेम्पो को रौंद डाला है और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है एम्बुलेंस की मदद से। वहीं आपको बताते चले कि नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम बताया जा रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली के लिए मोड़ समीप नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि बड़ा हादसा हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरजीत, यहां पर बड़ा हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये घटना मुख्यालय स्थित बैंक स्टेट बैंक के शाखा के सामने नेशनल हाईवे पर गुरुवार को दोपहर तेज ट्रक ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें सर 11 लोग घायल हो गए थे। सभी को एम्बुलेंस के मदद से जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 2 लोग की हालत गंभीर होने पर वाराणसी बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सुरजीत, अगर जानना चाहें कि हादसे की वजह क्या थी तो क्या कुछ सामने निकल कर आया, आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ? जी स्थानीय लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग यही बता रहे थे कि सैयद राजा की तरफ से नेशनल हाईवे पर ज्यादातर ट्रकें तेज चलती है, वो ट्रक अनियंत्रित थी और ऑटो अपना जो ऑटो टेम्पो था उसमें सभी लोग हलवाई थे। वो किसी लान शादी में फंक्शन में जा रहे थे हलवाई का काम करने के लिए और सामने से वो अनियंत्रित ट्रक ने मार दी। जी जो अनियंत्रित ट्रक चालक था उसको गिरफ्तार किया गया? जी नहीं, ट्रक वाला ट्रक लेकर फरार हो गया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बात करेंगे, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों के जरिए मिड डे मील बनाते हुए वीडियो एक वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आधार पर बीएसए ने स्कूल में तैनात टीचर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बताते चले कि जिले के खजुआहा ब्लॉक के भरतपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर रामकृष्ण शुक्ला के जरिए स्कूली बच्चों से स्कूल में मिड डे मील बनवाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया है कि खजुआहा ब्लॉक के भरतपुर कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के जरिए मिड डे बनाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस मामले में टीचर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर आपको बताते चले कि गोंडा के मैजापुर चीनी मिल में करंट लगने से युवक की मौत पर हंगामा किया गया है। सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीणों ने चीनी मिल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैजापुर चीनी मिल में काम करते समय व्यक्ति को करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद मिल कर्मचारी ने शव को गायब कर दिया था, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण चीनी मिल का घेराव कर रहे हैं और मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय पुलिस मौजूद है। भारी संख्या में पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये हमारे गांव के हमारे घर के बगल का एक लड़का है। हमारे गांव से 4 लड़के काम कर रहे थे। ये लड़का दयाशंकर, इसके पिता का नाम पाटन दीन शुक्ला। यहाँ 4 लोग काम करते थे। रात के 12:40 पर किसी कर्मचारी माध्यम से, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मुझे सूचना मिली कि वो लड़का करंट लग गया है, ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। फिर जो 3 लड़के और थे उनका संपर्क किया गया तो उनकी मोबाइल यहाँ जब्त कर ली गई या जो भी हुआ हो मुझे जानकारी नहीं है। वो 3 बजे तब तक बंधक बनाए रखे तीनों लड़कों को। फिर 3 बजे के आसपास वो गांव पर पहुंचे हैं घर पर, मतलब पुख्ता सूचना वो तीनों के द्वारा। वो तीनों यहाँ मौजूद भी है। लाल साहब को दयाशंकर को करंट लग गया था, उनकी लाश गायब कर दी। हमें सबको क्या बोलता है, जब बाहर नहीं निकले दिया। आप साथ में काम कर रहे थे दयाशंकर के? हाँ साहब।
तो आपने क्या देखा था? करंट लग गया दयाशंकर को और फोन हमारा धय लिए और बाहर नहीं निकले दिए। कुछ सही बात बतावत नहीं है। कहूँ कहते हैं लोहियम है, कहूँ कहते हैं गोड़म है, कहूँ कहते हैं कहाँ है। तो साहब हमें कुछ नहीं कहे कि हमारा लहाज समय दिला दिन जाए, हम अपन परिवार लेके घर का जाए। हमारे तो पूरी जहाज बूढ़ गए। ये गन्ना काटब हुए इनके जवारी के जितना धन खाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कासगंज में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 80 लीटर देसी अवैध शराब बरामद की है और 2 भट्टियों को नष्ट किया गया है। 1500 किलो लहन भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। साथ ही 2 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब का भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 1500 लीटर लहन नष्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 80 लीटर देसी अवैध शराब जो है वो पुलिस ने बरामद कर ली है और 2 भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। तस्वीरें भी कासगंज से हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब को नष्ट किया है, जो लहन है उसको नष्ट किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कन्नौज का रुख करेंगे। कन्नौज में पंचायत सदस्य शरद यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर बेरिया ने डीएम राकेश कुमार मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हशेरन ब्लॉक प्रमुख सीमा साक्य ने खंड विकास अधिकारी अखिलेश तिवारी, अकाउंटेंट योगेश शुक्ला के साथ मिलकर बीडीसी सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर बिना बैठक के ही प्रस्ताव पारित कर लिया है। कहा गया है कि विकास खंड में 36 ग्राम पंचायत हैं, लेकिन सिर्फ 3 ग्राम पंचायतों में विकास के काम किए जा रहे हैं। कहा गया है कि पहले हो चुके विकास कार्यों को नई कार्य योजना में डालकर सरकारी धन का बंटवारा कर लिया गया है, यानी कि बंदर बाट कर लिया गया है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने डीएम से टेंडरों को दोबारा रिवाइज कराए जाने की मांग की है। मुलाकात इस संबंध में की है कि जो विज्ञप्ति निकाली है उस विज्ञप्ति में 9,99,000 मैं खंड विकास अधिकारी और उनके टीम से ये पूछना चाहते हैं कि इतने कुशल कारीगर आपने कहाँ से बुलाए जिनका एस्टीमेट केवल 1,010 लाख से कम रहता है। मेरी समझ से इन सारे टेंडरों को डीएम साहब पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो 9,99,000 के जो टेंडर हैं इनके रेट रिवाइज कराए जाएं और अगर ये टेंडर प्रक्रिया 10 लाख की हो तो इनके दोबारा से ये टेंडर बनवाएं, दोबारा इनको जेईटी से एस्टीमेट करवाएं और फिर इनकी टेंडर प्रक्रिया निकालें, विधिवत बैठक बुलाएं। ये थोड़े 12 बीडीसी आ गए और आपने नहीं हुई थी क्या? कोई बैठक नहीं हुई। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य खड़े हैं, इनसे ये पकड़ विकास खंड हशेरन का है, जहाँ पे क्षेत्र पंचायत के सदस्य 60 हैं। जब से ये चुनाव हुआ क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद जो शपथ का कार्यक्रम चला, तो उस शपथ ग्रहण में मात्र केवल ब्लॉक प्रमुख को लेकर के कुल 12 बीडीसी मेंबर उपस्थित थे। उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद कोई जो बैठक होती है वो बैठक संपन्न नहीं हुई, कार्य योजना कोई विधिवत नहीं बनी। बाकी जो बीडीसी मेंबर थे वो सारे के सारे उन्होंने ठीक 1 सप्ताह बाद बीडीओ साहब के द्वारा शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद कोई बैठक नहीं हुई अभी तक, जब से चुनाव। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर बीजेपी पार्टी ने घोषणा पत्र के जरिए जनता से मांगा है सुझाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होगा जनता की राय से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐलान कर दिया गया है। यहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के लिए जनता से मांगा गया है सुझाव। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको जनता की राय से तैयार किया जाएगा। प्रदेश पार्टी कार्यालय में डॉक्टर पुष्कर मिश्रा को भेजा जा सकते हैं प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश पार्टी कार्यालय में डॉक्टर पुष्कर मिश्रा को भेजे जा सकते हैं प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने बताया है कोई भी
व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है प्रस्ताव। यानी कि अगर किसी को कोई प्रस्ताव भेजना है वो व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रस्ताव पहुंचा सकता है सरकार के नुमाइंदों तक। विधानसभा चुनाव में जनता की राय पर तैयार होगा पार्टी का घोषणा पत्र। जो पार्टी का घोषणा पत्र है वो विधानसभा चुनाव में जनता की जो राय होगी उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि जो घोषणा पत्र तैयार हम करेंगे वो जनता की राय के द्वारा तैयार किया जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं, जिसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, उस पर मंथन कर आपके घोषणा पत्र में जो आपने कहा होगा उस पर बातचीत रखते हुए उस घोषणा पत्र को तैयार करेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा के कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सपा सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव की देन है और 2022 में सपा सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी रथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहुंचेगा। या वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जहां पर कल पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था और काफी भीड़ इकट्ठा थी। और दूसरी तरफ आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गुजरेंगे और सपाइयों का कहना है कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सपा सरकार की देन है, या यूं कहें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अब रण बन चुका है बीजेपी और सपा के बीच का। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कार्यक्रम आयोजक, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने कल उद्घाटन किया था एक्सप्रेस वे का, आज अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारे नेता अखिलेश यादव जी बनाए हुए हैं। इसका लेआउट, इसकी ज़मीन का एक्वायरमेंट सब अखिलेश जी करके गए। ये अखिलेश जी की दूरदर्शी सोच है। योगी जो है उनके बस कितनी बड़ी सोच नहीं हो सकती। ये केवल हमारे नेता के काम का फीता काट के नाम बदल देते हैं बस। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का युवा किस हालत में है, बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में एक ही भरोसा है, अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा है। विकास के नाम पे अगर कोई चेहरा है अखिलेश यादव जी का, और युवा बना लिया है। और आज अखिलेश यादव जी का ऐतिहासिक स्वागत सुल्तानपुर की धरती पे लम्हा के लोग करने लगे। बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास जो है सरकार पूरी आ रही है। वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे में जनता का देखिए, हमारी जो जनमानस है वो अखिलेश जी पर भरोसा कर रही है। सुबह से बगैर खाए पिए लोग, लाखों लोग सड़कों को भी घूम रहे हैं रिस्क लेके। ये क्या दिखाता है? अपने नेता के प्रति प्रेम दिखाता है, लगाव दिखाता है। और जनता का मन है कि इस आपकी सरकार को उखाड़ फेंके। योगी आदित्यनाथ जी फिर से गोरखपुर में घंटा बजाने की तैयारी करें। बिल्कुल, पूर्व विधायक संतोष पांडे का कहना है कि आने वाले दिनों में सपा की सरकार बनेगी। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका कल पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया था, और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सफाइयों का हुजूम देखने को मिल रहा है और चारों तरफ जो है लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह से ही भीड़ जमा हुई है। जिस तरह से लखनऊ आजमगढ़ के बीच जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में समय ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनती है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पहुंचे हैं मुरादाबाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर अजीज कुरैशी एक निजी कार्यक्रम में यहां पर शिरकत की है। कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने पर हुआ था रामपुर में मुकदमा दर्ज। आपको ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इनके खिलाफ मामला भी रामपुर में दर्ज हो चुका है।
एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में भी हो चुका है मुकदमा दर्ज। डॉक्टर अजीज कुरैशी का लोगों ने स्वागत किया है। जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो लोगों ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए हैं। वाजिद, यहाँ पर कुरैशी जी पहुंचे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और क्या कुछ यहाँ पर किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुरादाबाद में आज पूर्व के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पहुंचे हैं, जहां पर एक निजी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। लोगों को संबोधित किया है, आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के अपनी सरकार की रणनीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया है और सरकार पर भी और अन्य जो दल हैं उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि रात में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राहगीरों को यहां पर 2 राहगीरों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राहगीर 2 युवकों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरा अन्य साथी घायल बताया जा रहा है। इलाज के लिए अस्पताल में दूसरे साथी को भर्ती कराया गया है। लूट के प्रयास से दिया गया है घटना को अंजाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना मशहूरपुर क्षेत्र के NH 58 हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज बॉर्डर पर आज सुबह से ही भीषण जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज बॉर्डर पर आज सुबह से ही भीषण जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है। आपको बताते चले कि जाम लगने का जो कारण है, प्रदूषण के बढ़ते यहां पर जाम लगा है। प्रदूषण बढ़ने के चलते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है और जिस कारण कालिंदी कुंज बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम से सैकड़ों लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग गाड़ियों में बैठे बैठे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर मौके पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नोएडा से फोन लाइन पर हरिशंकर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। हरिशंकर, आज कालिंदी कुंज जो बॉर्डर है वहां पर भीषण जाम सुबह से ही देखने को मिल रहा है। क्या आखिर कारण है, जाम लगने की वजह क्या है और अभी की ताजा अपडेट क्या कुछ है? जी बिल्कुल, सत्यम आपको बता दें कि ये जो जाम लगा है, बीती रात यातायात पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारी वाहनों का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया था रात ही। और उसी वजह से ये जो रास्ते में ट्रक हैं वो अपनी साइड लेकर के खड़े हैं और उस वजह से कई यात्रियां जो कई नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने हैं जो वाले जो भी सवारियां और जो यात्रियां हैं, जो वाहन है, वो जाम का सामना कर रही थी। देखा जाए तो उस समय नोएडा पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है वो जाके जाम के लिए काफी मशक्कत कर उस जाम को खुलवाया। और ये जो कारण रहा है जाम लगने का, मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ जो ट्रक है वो वर्जित करने के बाद जो भारी वाहन होते हैं वहां रुक जाने की वजह से ट्रकों को यानी कि हरिशंकर जो भारी वाहन है वो जिस तरीके से दिशा निर्देश है, इसके बाद भारी वाहन अपनी अपनी जगह पर रुक गए सड़क के किनारे, जिस वजह से जाम की ये स्थिति पैदा हुई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरिशंकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर नोएडा से ही आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि नोएडा में पुलिस ने आज तड़के सुबह करीब 4 बजे आइथम टावर सेक्टर 62 से USA के नागरिकों को ड्रग कंट्रोलर में फंसने की बात से धमकाकर और सोशल मीडिया सिक्योरिटी के नाम पर गूगल गिफ्ट कार्ड लेकर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी सेंट्रल कोलोरा सिटी कैलिफोर्निया गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 10 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर और 10 हैंडफोन और 1 रूटर बरामद किया है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ, इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और आपको बताते चले कि इन्होंने कई लोगों को ठगी का निशाना बना चुके हैं। ओरिजिनल नाम उनको नहीं पता था, सब अपना नाम, कोई अपना नाम जीन, कोई जॉनसन, कोई अपना नाम चेंज करके एज इफ
ये लोग अमेरिकन सिटीजन हैं और उसी हिसाब से ये फ्रॉड करते थे। लैपटॉप, प्रिंटर, हेडफोन्स, राउटर्स, हार्ड डिस्क की सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं और मोबाइल्स मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैट्स वगैरह भी इनके हमारे पास मिलेंगे। सर ये फ्रॉड का धंधा कितने दिनों से? ये बेसिकली अभी तो हम लोग को इन लोगों ने बताया कि कम से कम 1-5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे एरियाज में लगभग 8-9 महीने से ये लोग एक्टिव थे और उसमें जनरली एक वही आई थिंक टावर यहाँ पे है, वहीं पे ये 62 सेक्टर में वहीं पे ये लोग इस तरह का ऑफिस खोल के काम कर रहे थे। बेसिकली इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही, जहां पर सहारनपुर में 2 सगे भाइयों की दिन निकलते ही गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है। खबर गंगोह कोतवाली में ग्राम मैनपुरा की बताई जा रही है, जहां पर आपको बताते चले कि मुन्ना भगत नाम का एक युवक हर दिन अपने खेत पर देवताओं की पूजा करने जाते थे, जहां सुबह लगभग 5 बजे हर रोज की तरह दोनों भाई पूजा के लिए गए थे, लेकिन जब कई घंटों तक वापस नहीं आए तो उनका भाई उन्हें देखने के लिए खेत पर पहुंचा, जहां दोनों भाइयों के गोली लगे शव देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, इनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के। और अगली खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही है। सहारनपुर में 2 युवकों ने एक मूकबधिर किशोरी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने निकल कर आया है, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये थाना देवबंद क्षेत्र में कल कुछ लोग हमारे पास आए जिन्होंने एक लिखित तहरीर दी कि ये उनके गांव में ही कुछ रहने वाले 2 व्यक्तियों ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ उनको उठा के ले गए और फिर जब इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी तो वो बेहोश की हालत में मिली। इस पर हम लोगों ने उनकी तहरीर पर लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें हम लोग वो लड़कों की तलाश कर रहे हैं और आगे इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डेंगू की। पूरे देश में डेंगू बुखार अपने पैर पसार रहा है और लगातार डेंगू मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश का जनपद शामली भी इससे अछूता नहीं दिखाई दे रहा। शामली में भी डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और गांव-गांव, घरों-घरों में बुखार के मरीज देखने को मिल रहे हैं। कुछ गांवों में ही इलाज करा रहे हैं तो कुछ जनपद से बाहर बेहतर इलाज के लिए रुख कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावों की भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। मौत मिली जी, प्लेट घटने तो उसकी जी, राम जाना मच्छर ना काटा, खाए ना काटा, भी मच्छर बहुत है गांव में जी। मच्छरों का स्प्रे ऐसा होना चाहिए, मकानों में भी होना चाहिए, गलियों में तो करवाया प्रधान ने, दुरुस्तों का प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, अभी क्या हालात हैं? जैसे बुखार के गांव में लोग कितने पीड़ित हैं बुखार से? बुखार के गांव में कम से कम 25-30 तो होंगे, ज़्यादा भी नहीं। परिवार में तो जी बस या बहू गई है, नहीं और तो परिवार में सब ठीक था, कुछ नहीं हुआ। क्या उम्र थी इसकी? तो जी 21 साल उम्र थी, 18 साल की का लड़का हो गया था। तो क्या तकलीफ बनी थी? इसमें कुछ नहीं बनी जी, बुखार सही हुआ एकदम थोड़ा। तो बुखार के बाद कहाँ दिखाया है? बुखार के बाद पहले कान ले गए, सारे टेस्ट करवाए, प्लेट घटी हुई बताई। कितने लोग पीड़ित होंगे अभी और मौत भी बता रहे होगी जी? सर लगा छिड़काव की भी दवाई कराई हमने, फूकिंग भी कराया है, फिर भी जो मच्छर है काफ़ी तो मर चुका भी है, कुछ अभी बाकी है आज, जिससे अभी पूरा वो नहीं हो रहा कौन है, जिससे कि हर चीज़ की सुविधा कर रहे, फिर भी कुछ मतलब बुखार का आजकल ज़्यादा चल रहा, जो ऐसा हो रहा। तो इस संबंध में आपने स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना दी है? नहीं, सूचना तो कुछ दी भी थी, कुछ नहीं भी, पर अपने हिसाब से पूरा वो कर रहा। नहीं आप ये लड़के की मौत हुई। अच्छा,
क्या हुआ था? बुखार सा हो जाता ये। तो बुखार के बाद कहीं दिखाया? हाँ ये बुखार से बाद में आमली दिखाई, मेरठ दिखाई, पेड़ से आमली मेरठ बदले, मेरठ दिखाई, दूसरे अस्पताल में ले गए, वहाँ दिखाई, वहाँ 6 बजे नहीं। क्या बताया किस कौन सा बुखार था, कैसे मुँह? नहीं बताया वही। और सोनभद्र के बीजपुर एनटीपीसी के रिहंद स्टेशन में शिवलिक अतिथि गृह में भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना एनटीपीसी रिहंद की स्थापना 1975 में की गई थी। परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के रिहंद बिजली परियोजना की उपलब्धि बताते हुए जानकारी दी है। बिजली उत्पादन में देश में पहले नंबर पर हमारी बीजपुर एनटीपीसी रिहंद परियोजना ने स्थापना पाकर हम लोगों और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ये प्लांट तो धीरे धीरे जैसे हमारा आपको पता है, कुछ देर पहले हम बदरपुर प्लांट को बंद कर दिए। उड़ीसा में कल्चर का प्लांट था वो भी बंद कर दिया हम लोगों ने, डिकमीशन बोलते हैं इसको, डिकमीशन कर देता है। ये भी एक समय आने के बाद जैसे ये प्लांट भी डिकमीशन कर दिया जाएगा, करके इस जगह में सोलर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। क्या उपलब्धि रही है इस साल की एनटीपीसी रिहंद? एनटीपीसी रिहंद इस समय हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर है तो करीब 83% है, अवेलेबिलिटी करीब 88% है, जनरेशन लगभग 13,800 मिलियन यूनिट हमने जनरेट कर चुके। ठीक चल रहा है। जिस तरह से एनटीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उपेक्षित पड़ जा रहे हैं। नहीं, इसका मूलतः रूप में कोविड की वजह से पिछले 2 साल में कुछ देख रहा है। तो जो भी हमारा ग्रामीण विकास में कुछ तो बढ़ाए तो आए थे, क्योंकि हम सब लोग घर में आए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। पर जैसे जैसे कोविड का प्रोटोकॉल जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोविड पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।